Good morning everyone. Today we are going to discuss about last part of electrochemistry. जब मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि इस पूरे चैप्टर को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सेकेंड वन गैल्वेनिक सेल एंड लास्ट पार्ट वाज द पोर्शन ऑफ कंडक्टेंस ऑफ द सेल। इन कंडक्टेंस वी विल डिस्कस अबाउट कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। The remaining portions of this chapter are already finished. You can watch it on YouTube channel. Now let's start the portion of conductance. अगर आपको यहाँ कंडक्टेंस से रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आता, फिर आपको मोलर कंडक्टेंस समझ में नहीं आएगा, कोहरॉल्स लॉ समझ में नहीं आएगा और इस चैप्टर से आप पीछे हो जाएंगे। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये बोर्ड में तो आता ही आता है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो फोकस ऑन द बोर्ड, लेट्स स्टार्ट। वी विल स्टडी अबाउट रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस बहुत आसान है, बस ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। सारे के सारे टर्म एक दूसरे से रिलेटेड हैं। रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, हम यहाँ बोलते जा रहे हैं, जो कुछ भी यहाँ लिखेंगे वो बोलते जाएंगे, तो उसको सुनिएगा। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस है ये CONDUCTANCE, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, अब देखो टर्म को समझो। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर रेसिस्टेंस समझ में आ गया तो रेसिस्टिविटी अपने आप समझ में आ जाएगा, कंडक्टेंस समझ में आ गया कंडक्टिविटी अपने आप समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। चलो माना यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, इस वाटर को फ्लो करने के लिए एक रास्ता बना हुआ है। वाटर पॉइंट ए से फ्लो करना स्टार्ट करता है और इसको पॉइंट बी तक फ्लो करते हुए जाना है। अभी आप क्या करो, इसके बीच में लाके एक पत्थर रख दो। अब जैसे ही आप पत्थर रखोगे यहाँ से तो वाटर फ्लो करेगा, लेकिन क्या ये पत्थर इस वाटर के फ्लो में रुकावट पैदा नहीं करेगा? क्या ये वाटर यहाँ तक जा पाएगा? हाँ जाएगा, बट हल्का फुल्का जाएगा, बड़ी दिक्कत से जाएगा। यानी यहाँ ये जो पत्थर है, यहाँ जो स्टोन है, ये क्या किया? वाटर के फ्लो में रुकावट पैदा किया। यही जो रुकावट पैदा करने का काम करता है, इसे हम कहते हैं रेसिस्टेंस। अब कंडक्टेंस क्या होता है देखो। अब इस पत्थर को तुम हटा दो, पत्थर को हटा दो, इसके साथ साथ ये जो हमारा पैसेज है जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है, इसमें भी कुछ ऐसा कर दो कि जो भी अनवांटेड मटेरियल है इसके अंदर से गायब हो जाए और ये थोड़ा सा और साफ सुथरा हो जाए, थोड़ा स्लिपरी हो जाए, ताकि वाटर आसानी से फ्लो कर जाए। यानी जितने आसानी से वाटर पहले फ्लो करता था, अब उससे ज्यादा आसानी से वाटर अब फ्लो करेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? कंडक्टेंस। अभी जो यहाँ पे वाटर का काम है, इसको लेके आते हैं करंट पे। चलो माना हमारे पास एक वायर है, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है I। अगर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि करंट का फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, करंट आसानी से फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो हम कहेंगे रेसिस्टेंस। यानी जो करंट, रेसिस्टेंस क्या होता है? जो करंट के फ्लो को रोकता है, जो करंट के फ्लो में बाधा बनता है, उसे हम कहते हैं रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? कितने आसानी से करंट फ्लो कर सकता है। द ईज विथ विच करंट कैन फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज रेसिस्टेंस। यानी अगर बहुत आसानी से करंट फ्लो कर जाएगा, कंडक्टेंस होगा। आसानी से करंट फ्लो नहीं करेगा, वहां करंट के फ्लो में कोई रुकावट आएगा, रेसिस्टेंस होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए लेट अस ड्रॉ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चलो माना ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यहां बनाते हैं। क्या किए? इसमें 2 इलेक्ट्रोड डिप कर दिए। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बैटरी से कनेक्ट कर दिए। यहां एक एमीटर लगा दिए ताकि करंट को मेजर किया जा सके। यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा दिए ताकि वोल्टेज को मेजर किया जा सके।
एमीटर का काम क्या है? करंट को मेजर करना। हम लिख दे रहे हैं, करंट को डिनोट करते हैं आई से। वोल्ट मीटर का काम क्या है भाई? वोल्टेज को मेजर करना, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। इन दोनों प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। चलो माना दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस L है, स्मॉल l, और इसका जो सरफेस एरिया है वो A है। नाउ हमें पता है ओम्स लॉ, क्लास 10th में आप पढ़ के आ रहे हैं ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, we know that current flowing through a conductor is directly proportional to voltage applied, यानी जितना ज्यादा वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। It means it can also be written as V is directly proportional to I, no doubt। अब जब कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो इक्वलिटी आता है और एक कांस्टेंट आता है, यानी V को हम लिख सकते हैं R I। ये जो कांस्टेंट R आया ना, इसी को हम नाम देते हैं रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस क्या करेगा? ये करंट के फ्लो में एक बाधा उत्पन्न करेगा, एक रिस्ट्रिक्शन लाएगा, जिससे कि करंट का फ्लो कम हो जाएगा। नाउ वी कैन ऑल्सो राइट R इक्वल टू V बाई I। ये तो हो गया रेसिस्टेंस की बात। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, ये जो रेसिस्टेंस R था ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता था। पहला, इन दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस पे, यानी दोनों प्लेट के बीच का दूरी कितना है। दूसरा, ये जो प्लेट हम बनाए हैं, इस प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, यानी मोटा प्लेट है, पतला प्लेट है, इसके ऊपर। इट मीन्स इट वॉज फाउंड दैट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी प्लेट के बीच का लेंथ जितना बढ़ाते जाओगे रेसिस्टेंस उतना बढ़ता जाएगा, यानी करंट का फ्लो उतना कम होता जाएगा, यानी करंट के फ्लो में उतना ज्यादा बाधा पैदा होगा। एंड R वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, यानी जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उस प्लेट का उतना कम रेसिस्टेंस होगा, और जितना कम रेसिस्टेंस होगा उतने आसानी से करंट फ्लो करेगा। अभी दोनों को कंबाइन कर दो, क्या आ जाएगा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। फिर वही बात हुई, जब कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं इसके जगह एक कांस्टेंट आता है और एक इक्वलिटी आती है। इट मीन्स वी कैन राइट R इज इक्वल टू रो L बाई A। इसको हम रो पढ़ते हैं, ये जो सिंबल है इसको पढ़ते हैं रो, एंड दिस रो इज नोन एज रेसिस्टिविटी। बात समझ में आ गई होगी। अब देखो रेसिस्टिविटी को डिफाइन करना है तो क्या करोगे? कुछ नहीं करो, चलो माना इफ L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर ले लो। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो। इस केस में क्या होगा? इन दिस केस वी विल हैव R इक्वल टू रो। इट मीन्स रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेसिस्टेंस of an electrolytic cell or resistance of the conductor when the distance between two plates are 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square। यानी अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को इस पर्टिकुलर कंडीशन पे रख दें, उस समय जो भी रेसिस्टेंस आएगा उस रेसिस्टेंस का नाम क्या होगा? रेसिस्टिविटी होगा। बात समझ में आ गई? अब देखो कितना आसान है। अब हम रफ कर रहे हैं। अब बेटा कंडक्टेंस क्या होता है देखते हैं। हाँ भाई, एक बात और, रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है। ओम ये रेसिस्टेंस का यूनिट है, इसे ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है। अब कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस कुछ नहीं होता है, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। क्योंकि देखो अंडरस्टूड है, कंडक्टेंस क्या कर रहा है? करंट को फ्लो करने में मदद कर रहा है। रेसिस्टेंस क्या कर रहा है? करंट के फ्लो को रोक रहा है।
यानी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। इट मीन्स यू कैन राइट कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाई, देखो सी से भी डिनोट कर सकते हो, जी से भी डिनोट कर सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। लेट्स डिनोट बाई जी। जी इज इक्वल टू 1 बाई आर। आर क्या है, रेसिस्टेंस है। इसका मतलब आर का यूनिट क्या है, ओम है। तो भाई कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी देखो उल्टा है ना, ओम, ओम का ये उल्टा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पीछे से पढ़ सकते हो, महो, एम एच ओ और एम एच ओ। इट मीन्स यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स आर महो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाई, रेसिस्टिविटी को किससे दिखाते हैं, रो से। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। तो रीजनिंग लगाओ, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होगा, कंडक्टिविटी होगा। कंडक्टिविटी को हम दिखाते हैं कप्पा से, ये है कप्पा स्मॉल की, स्मॉल के इक्वल टू 1 बाई रो। अब देखो इसका यूनिट क्या होगा, खुद देख लेना। देखो सलोन निकलवा देते हैं भाई, देखिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये मीटर स्क्वायर होगा। यानी यहाँ से 1 सेंटीमीटर गायब होगा, यहाँ से 1 सेंटीमीटर गायब होगा, यहाँ क्या बचेगा, सेंटीमीटर। यानी ये कितनी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी अगर हम रो का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर। तो कप्पा का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। नाउ it's all about today. In the next class, factor on which conductivity of an electrolytic cell depend, यानी वो कौन कौन सा फैक्टर है जिसपे कि कंडक्टिविटी डिपेंड करता है। जैसे क्या होगा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, क्या होगा अगर हम प्लेट के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दें, क्या होगा अगर हम प्लेट को चेंज कर दें। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंडक्टिविटी कैसी होगी। नाउ फॉर द टाइम बीइंग इट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक्स।